था कि वो भी उन लोगों के साथ खाने बैठ सकता था। आज सनी भी उन लोगों के साथ बैठकर नाश्ता कर रहा था। जैसे ही सनी की नजर अभिनव पर पड़ी तो उसने हंसते हुए कहा, अरे देखो जरा, जीजाजी आ गए। अभिनव सनी को वहां देखकर हैरान हो गया। उसने अपने आप को संभाला और डाइनिंग टेबल के पास आकर बोला, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग, सभी ने बड़बड़ाते हुए कहा। क्या बात है, ससुराल में आते ही जीजाजी तो झोपड़पट्टी से लग्जरी फ्लैट हो गए हैं। ये सूट तुमने इसे खरीद कर दिया है अनन्या? जब हम खाने के लिए बैठे हो तो किस तरह की और किस तरह से बात करते हैं इसका तुम्हें अंदाजा नहीं? अनन्या, वो गलत क्या कह रहा है? इतने में शर्मिला ने बीच में आते हुए कहा। वो चाहती थी कि सनी अभिनव का और ज्यादा मजाक उड़ाए, लेकिन इससे पहले कि सनी कुछ कह पाता, अनन्या ने कहा, यह कोई बात नहीं होती मम्मा, इसने बहुत गलत बात की है। मैंने अभिनव को कोई सूट नहीं दिलाया है। मैं क्यों इसे सूट दिलाने लगी? वो खुद काम कर रहा है, खुद कमा रहा है। अच्छा, तो चलो बताओ कि तुम कितना कमा लेते हो? इससे पहले कि अभिनव उसकी बात का कोई जवाब देता, अनन्या ने अभिनव की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है अभिनव। दादाजी, हमें काम पर जाने के लिए देर हो रही है, चलते हैं। हमें? अभिनव ने हैरान होते हुए कहा और अनन्या को देखने लगा। अनन्या ने भी अभिनव को देखा और हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, चलो। उसकी आवाज सुनकर लग रहा था कि वो काफी जल्दी में है। ऐसे में अभिनव भी अपनी जगह से खड़ा हुआ और अनन्या के पीछे निकल पड़ा। जैसे ही वो दोनों घर से बाहर आए तो इतने में अनन्या बीच में रुकी और बोली, मैंने तुम्हें बचाया है, इसलिए तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। असल में मैंने तुम्हें नहीं, अपने आप को बचाया है। चलो मेरे साथ मेरी गाड़ी में आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। लेकिन अगर तुम मुझे ऑफिस तक छोड़ने जाओगी तो तुम्हें मुझे शाम को लेने भी आना पड़ेगा। यह सुनते ही अनन्या ने एक पल के लिए अभिनव को देखा और बोली, ठीक है। यह सुनते ही अभिनव अनन्या की गाड़ी में बैठ गया और दोनों ऑफिस जाने के लिए रवाना हो गए। रोज के मुकाबले आज अभिनव भले ही जल्दी ऑफिस आ गया था, लेकिन उसकी पीठ पीछे उसके बारे में जो बातें होती थी वो आज भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। बहुत से लोग यही कयास लगा रहे थे कि आखिर मैनेजर अभिनव के साथ क्या करने वाला था। अभिनव लिफ्ट के पास आकर खड़ा हो गया था, जो कि पहले से भरी हुई थी। इससे पहले कि लिफ्ट का दरवाजा बंद होता और वो ऊपर जाती, अभिनव उसमें चढ़ चुका था। जैसे वो अंदर आया तो इतने में उसके पीछे से किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, देख रहे हो इसकी बहादुरी? गुड मॉर्निंग अभिनव जी, कैसा रहा कल आपका दिन? इतने में अभिनव को जैनी की आवाज सुनाई दी। वो भी लिफ्ट में अभिनव के साथ थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। अभिनव ने उसे देखा और बोला, बहुत बढ़िया, तुम्हारा दिन कैसा था? मेरा भी बढ़िया था, जैनी ने कहा और मुस्कुराने लगी। कुछ देर के बाद लिफ्ट का दरवाजा खुला और अभिनव लिफ्ट से बाहर निकलकर अपने कैबिन की तरफ बढ़ने लगा। इससे पहले कि वो अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ पाता, उसका फोन बजने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने सुबह सुबह उसे कौन फोन कर रहा था। उसने फोन उठाया और बोला, हेलो, गुड मॉर्निंग, मैं एके प्राइवेट लिमिटेड का मैनेजर बात कर रहा हूँ, अभी के अभी मेरे ऑफिस में आ जाओ। उधर से एक आदमी ने भारी सी आवाज में कहा और बिना अभिनव का जवाब सुने फोन काट दिया। अभिनव ने भी फोन रखा और उठकर मैनेजर के कैबिन की तरफ बढ़ने लगा। वो मैनेजर के कैबिन के बाहर पहुंचा और दरवाजा धीरे से खटखटा दिया। दरवाजा खटखटाने के बाद उसने कहा, हेलो, मैं अभिनव गढ़वाल, और मैं। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, उधर से एक लड़की ने कहा, जो कहना है अंदर आकर कहो। अभिनव जब अंदर आया तो उसने देखा कि वहां एक लड़की खड़ी थी और वो और कोई नहीं बल्कि कामिनी थी। गुड मॉर्निंग, अभिनव ने मैनेजर से बहुत शालीनता के साथ कहा। मैनेजर ने उसे एक पल के लिए घूरते हुए देखा और आखिर में बोला, मुझे ये सब फॉर्मेलिटीज पसंद नहीं है, सीधा पॉइंट पर आता हूं। तुम्हें क्या लग रहा है हमने ये कंपनी मजाक करने के लिए खोली हुई है? मैं समझा नहीं, अभिनव ने अपनी पलक झपकाते हुए कहा। मैनेजर ने फिर से अभिनव को एक पल के लिए घूरा और बोला, अच्छा
मैं अभी समझाता हूं। इतना कहते ही उसने अपनी टेबल के ड्रॉअर में हाथ डाला और उसमें से एक एनवलप बाहर निकालकर अभिनव की तरफ बढ़ा दिया। अभिनव ने एनवलप हाथ में लिया और उसे खोलकर देखने लगा। उसने देखा कि उसमें एक लेटर था। अभिनव ने उस लेटर को पढ़ा और हैरान होकर मैनेजर की तरफ देखते हुए बोला, आप मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं? यह सुनते ही मैनेजर के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बोला, क्या बात है, मुझे तो लगा था तुम्हें पढ़ना भी नहीं आता होगा, लेकिन अच्छा है कि तुमने ये सब खुद ही पढ़ लिया। मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता था, लेकिन तुम्हारी मनमानी हद से ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए मुझे तुम्हें निकालना पड़ रहा है। तुमने इसके बारे में अकरम को बताया? अभिनव ने कहा, उनका नाम अकरम नहीं है, अकरम सर है, और मुझे ऐसे छोटे मोटे डिसीजंस लेने के लिए उनसे नहीं पूछना पड़ता है। मैं इस कंपनी का मैनेजर हूं और इतनी पावर तो मेरे हाथ में भी है कि अगर कोई बंदा काम नहीं कर रहा हो तो मैं अपने से नीचे के उस बंदे को जब चाहूं तब फायर कर सकता हूं। यह सुनते ही अभिनव को हंसी आ गई, लेकिन उसने अपने आप को रोका और बोला, सीरियसली मैं काम नहीं कर रहा था। तुमने मुझे इसलिए फायर किया या कामिनी ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया इसलिए? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं किसी के बहकावे में आने वालों में से नजर आता हूं? मैनेजर ने गुस्से में अपना हाथ टेबल पर पटकते हुए कहा। अभिनव ने उसे एक पल के लिए देखा और बोला, आप मैनेजर हो और मैनेजर को गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने फिर भी गुस्सा किया क्योंकि मैंने सच कहा। मेरा सच आपको चुभा ना, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? आपसे जूनियर लड़की की बातों में आकर मुझे ये लेटर थमा रहे हो। आप इस लड़की को शायद नहीं जानते हो, लेकिन मैं इसे अच्छे से जानता हूं। इसने हमारे कॉलेज से लोगों को भड़काने और बेवकूफ बनाने में मास्टर्स किया है, और इससे पहले कि अभिनव आगे कुछ कह पाता, उसने देखा कि मैनेजर गुस्से में उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो अभिनव पर हाथ उठाने वाला था, लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ अभिनव के गाल पर पड़ता, अभिनव ने उसका हाथ बीच में ही पकड़ लिया था। ये देख मैनेजर और ज्यादा तमतमा गया था। उसने अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन अभिनव की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि मैनेजर की ताकत रत्ती भर का काम नहीं कर रही थी। आखिर में उसने चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो मेरा हाथ। अपना हाथ संभाल कर रखते तो मुझे इसे पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यू आर फायर्ड, अंडरस्टैंड, गेट लॉस्ट। अभिनव ने पहले मैनेजर को देखा और उसके बाद उसकी नजर उस लेटर पर पड़ी जो मैनेजर ने उसे दिया था। अभिनव ने तरीके से उस लेटर को फोल्ड किया, फिर से उसी लिफाफे में डाला और मैनेजर के मुंह पर मारते हुए बोला, मैं जा रहा हूं, तुम्हारी कंपनी तुम्हें को मुबारक, जड़ बुद्धि कही के। अभिनव ने एक कैब बुक की और गुड़गांव की सड़कों पर इधर से उधर घूमने लगा। साहब, ये तो बताओ कि जाना कहाँ है? जब ड्राइवर ने अभिनव से यह सवाल पूछा तो जवाब में अभिनव ने कहा, जहां जाना था वहीं से तो आ रहा हूं। मैं समझा नहीं। पता है, गाड़ी चलाते रहो। ड्राइवर कुछ देर तक इधर से उधर गाड़ी चला ही रहा था कि अचानक उसने बीच में गाड़ी रोक दी। उसने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक बैरिकेड लगा हुआ था। उस बैरिकेड के आसपास कुछ लोग खड़े थे जो हर गाड़ी को मुड़ने का इशारा कर रहे थे। ड्राइवर ने यह नजारा देख एक गहरी सांस ली और बोला, सर, अब तो बता दीजिए कहाँ जाना है। अगर उस पार जाना हो तो मैं राइट लूं और नहीं तो यू टर्न। अभिनव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजर तो दूर खड़ी उस महंगी सी गाड़ी पर टिकी हुई थी जिसका दरवाजा एक आदमी ने पकड़ा हुआ था। उसमें से एक लंबा चौड़ा सा आदमी आंखों पर चश्मा लगाकर बाहर आया। उसने सूट पहना हुआ था। जैसे ही वो बाहर आया तो इतने में उसके गार्ड्स उसके आसपास आकर जमा हो गए। ये आदमी कौन है? अरे सर, आप इनको नहीं जानते? ये है दिग्पाल छिंगावत। टाइगर के बाद अगर पूरे गुड़गांव में किसी की तूती बोलती है तो वो इन्हीं की बोलती है। वो दिल से ये चाहता था कि उसे बस एक बार दिग्पाल से मिलने का मौका मिल जाए। आज उसे वो मौका मिल गया था। वो ये देखना चाहता था कि आखिर दिग्पाल दिखता कैसा है। ट्रिपोर, मैं यही उतर रहा हूं, अभिनव ने कहा और गाड़ी की पिछली सीट पर पैसे रखकर कैब से बाहर निकल गया। वो सीधा उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ते जा रहा था जहां दिग्पाल गया था। इस बीच अभिनव के दिमाग में कई सारी बातें चल रही थी।
उसने जब दिक्पाल को इतने बड़े जत्थे के साथ देखा तो उसे ख्याल आया कि अगर दिक्पाल जैसा आदमी इतने बड़े जत्थे के साथ चल सकता है तो फिर उस दिन उसके पिता इतने बड़े जत्थे के साथ क्यों नहीं चल रहे थे। अगर उनके पास भी इतना बड़ा जत्था होता तो शायद आज वो अभिनव के साथ होते। ओए! अभिनव उस बिल्डिंग के अंदर दाखिल होने ही वाला था कि तभी उसे पीछे से एक आदमी की आवाज आई। वो आदमी अभिनव को रोकने का इशारा कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो अभिनव को रोक पाता, अभिनव बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुआ और उस भीड़ में गायब हो गया। इस बीच उसे लॉबी में किसी के चलने की आवाज आई। अभिनव ने देखा कि एक लड़की दिक्पाल के सामने आकर खड़ी हुई और झुककर उसे सलाम किया। इसके बाद उस लड़की ने दिक्पाल से कहा, चलिए दिक्पाल सर। दिक्पाल आगे चल रहा था और वो लड़की उसके पीछे चली जा रही थी। दोनों आपस में कुछ बात कर रहे थे। वो अपनी बाईं तरफ बने दरवाजे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। अभिनव ने भी उसके पीछे जाने की ठान ली थी, लेकिन इससे पहले कि वो दिक्पाल का पीछा कर पाता, इतने में एक हाथ ने अभिनव के कंधे को जकड़ लिया। तुझे क्या लगता है तू यहाँ जासूसी करेगा और हमें पता नहीं चलेगा? उस आदमी ने अभिनव से कहा, जिसने उसके कंधे पर हाथ रखा था। अभिनव उसे देख अंदर से घबरा गया, लेकिन उसने अपनी घबराहट को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। इससे पहले कि अभिनव अपनी सफाई में उसे कुछ कह पाता, उस आदमी ने अपने बाकी लोगों के साथ अभिनव को खींचकर बाहर ले जाना शुरू कर दिया था। वो उसे ले जा ही रहे थे कि तभी एक आदमी दूसरी दिशा से भागता हुआ आया। उसके कपड़े देखकर लग रहा था कि वो भी इन्हीं लोगों का साथी था। उस आदमी ने कहा, क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे और मेरे साथ आओ। जैसे उस आदमी ने कहा तो अभिनव के कंधे पर से उस आदमी का हाथ हटा और वो लोग अभिनव को घूरते हुए वहां से निकल गए। एक सेकंड के लिए तो अभिनव को लगा कि आज वो जिंदा वापस घर नहीं जा पाएगा। जैसे वो अकेला हुआ कि इतने में उसका फोन बज उठा। उसने देखा कि अकरम का फोन था। अभिनव ने फोन उठाया तो उधर से अकरम ने कहा, अभिनव तुम कहाँ हो? अकरम की आवाज में अर्जेंसी साफ सुनाई दे रही थी। अभिनव ने अपने आप को संभालते हुए बोला, मैं अभी मरने ही वाला था। मैं इस वक्त क्लैरॉन नाम के एक होटल में खड़ा हूँ। अभिनव ने शीशे से बाहर लगे बोर्ड की तरफ देखते हुए कहा। जैसे ही अकरम ने अभिनव के मुंह से ये नाम सुना तो उसके होश उड़ गए। उसने कहा, तुम दिक्पाल की प्रॉपर्टी में क्या कर रहे हो? ये दिक्पाल की प्रॉपर्टी है? अभिनव ने पूछा। अकरम ने गहरी सांस ली और कहा, देखो अभी ये सब छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। चुपचाप जल्द से जल्द ऑफिस आओ। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ आया हूँ और मुझे पता चला है कि यहाँ क्या हुआ है। ऐसे काम नहीं चलेगा अभिनव। अगर तुम यहाँ ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट पर ही काम करते रहे तो जो हम चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। मुझे तुम्हारी पोस्ट बढ़ानी ही पड़ेगी, वरना ये तमाशा ऐसा ही चलता रहेगा। कोई भी ऐरा गैरा आदमी तुम्हें दो बातें सुनाए, ये मैं टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा। इसलिए अब तुम्हारे पास दो चॉइसेस है। या तो तुम एके प्राइवेट लिमिटेड में मैनेजर की पोस्ट पर बैठो या फिर अपनी कंपनी में कर्मचारी बन जाओ। मैं वही आ रहा हूँ, मिलकर बात करते हैं, अभिनव ने कहा और फोन काट दिया। वो फिर से उस दरवाजे को देख रहा था जिसमें दिक्पाल दाखिल हुआ था। अभिनव का मन तो कर रहा था कि वो सीधा उस दरवाजे में घुसकर दिक्पाल को देख ले, लेकिन उसने अपने आप को रोका और वहां से निकल गया। कुछ देर के बाद वो एके प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस पहुंच चुका था। उसे कंपनी से निकाले जाने की खबर पूरे ऑफिस में आग की तरफ फैल चुकी थी। ऐसे में जब सभी ने अभिनव को वापस ऑफिस में देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अब अगर इस हालत में अकरम अभिनव को फिर से अपनी कंपनी में काम पर रख लेता तो सारे कर्मचारियों को यह बात समझने में देर नहीं लगती कि अभिनव और अकरम के बीच कैसा रिश्ता है। अकरम अभिनव के साथ आगे क्या करने वाला था, अब सभी लोगों की नजरें बस इसी बात पर टिकी हुई थी। अभिनव ने किसी से नजर नहीं मिलाई और सीधा अकरम के कैबिन की तरफ बढ़ने लगा। तुम्हें पता है, अगर मैं तुम्हारी कंपनी में काम करता रहा तो मेरे लिए चीजें कितनी आसान होगी? अभिनव ने अकरम से पूछा। वो अकरम के कैबिन में लगे सोफा पर बैठा हुआ था। अकरम ने कहा, मैं जानता हूं, मैंने खुद इस बारे में बहुत सोचा, लेकिन मैं ये भी नहीं देख पाऊंगा कि कोई साधारण सा मैनेजर तुम्हारी इंसल्ट करे। मैं सभी को ये जता देना चाहता हूं कि तुम कोई आम एम्प्लॉय नहीं हो। अकरम की आवाज में उसका दर्द साफ झलक रहा था। अभिनव ने कहा, लेकिन तुम मुझे
अचानक से मेरी ही कंपनी में काम करने के लिए क्यों भेजना चाहते हो? तुमने तो मुझे कभी बताया भी नहीं कि मेरी अपनी भी कोई कंपनी है, तो फिर अब क्यों? यह सवाल सुनकर अकरम एक पल के लिए शांत हो गया। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे अभी कुछ खबर मिली है। दिक्पाल तुम्हारी कंपनी की मेन सेक्रेटरी से मिला था। यह सुनते ही अभिनव के होश उड़ गए। उसने अकरम को घूरते हुए देखा और बोला, तुम्हारे जासूस क्लैरॉन होटल के आसपास भी है? हाँ, मैं बस यही पता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे ग्रुप में असली भेड़िया कौन है, और मुझे लगता है कि दिक्पाल भी यही कर रहा होगा। मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी कंपनी की मेन सेक्रेटरी की दिक्पाल के साथ मिली भगत है। यह सुनते ही अभिनव हैरान हो गया। अब आगे क्या होने वाला था? क्या अकरम का अंदाजा सही निकलेगा? क्या सच में अभिनव के अपने उसे धोखा दे रहे थे? क्या करने वाला था अभिनव इस हालत में? अभिनव ने जब अपनी ही कंपनी की सेक्रेटरी के बारे में इस तरह की बात सुनी तो वो हैरान हो गया। उसने अकरम से पूछा, क्या उसे हमारे माफिया ग्रुप के बारे में पता है? नहीं, वो हमारे ग्रुप के बारे में कुछ नहीं जानती। अकरम के मुंह से यह जवाब सुनते ही अभिनव के दिमाग में तुरंत एक विचार आया। उसने कहा, चीजें हद से ज्यादा बिगड़ जाए उससे पहले अच्छा यही होगा कि मैं अपनी ही कंपनी में काम करना शुरू कर दूं। बाहर वालों को यह खबर नहीं लगनी चाहिए कि हम दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। जब तक मैं उस जासूस को और अपने पिता के कातिल को नहीं पकड़ लेता, तब तक मुझे यह करना ही पड़ेगा। अकरम ने उसकी बात सुन एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है तो फिर जैसा तुम्हें सही लगे, लेकिन फिर भी मैं उस मैनेजर को तो जॉब से निकालने वाला हूं। उसे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मुझे एक बात समझाओ, क्या दिक्पाल इतना बड़ा बेवकूफ है कि वो दिन दहाड़े मेरी सेक्रेटरी से मिल रहा है? उसके दिमाग में भी तो ये बात होगी ही ना कि कोई उसे देख रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने जानबूझकर ये सब किया? अगर ऐसा होता तो वो रानी से क्यों मिलता? रानी? अरे तुम्हारी सेक्रेटरी। अब बातों बातों में मैं उसका नाम तुम्हें बताना ही भूल गया, अकरम ने कहा। अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और अकरम ने आगे कहा, हाँ, तुम जो कह रहे हो वो सुनने में सही लग रहा है, लेकिन सवाल फिर से वही खड़ा होता है कि अगर उसे ये सब पता था तो फिर वो रानी से क्यों मिल रहा था? मुझे जो जवाब समझ में आता है वो ये है कि हो सकता है कि दिक्पाल रानी को पहले से जानता हो। अभिनव को अचानक से याद आया कि अनन्या किसी भी वक्त उसे यहाँ लेने आ सकती है। उसने घड़ी देखी और उसके बाद फिर से अकरम की तरफ पलटते हुए बोला, जो भी हो, लेकिन उसने आज जो किया उसके पीछे उसकी मंशा कुछ और है। अगर ये कोई नॉर्मल मुलाकात होती तो वो दिन में तो रानी से नहीं मिलता, वो उसे रात में ही बुलाता, और वो भी गुड़गांव में नहीं, कहीं और। कहीं कुछ तो गड़बड़ है। मुझे पता नहीं क्या, लेकिन कुछ तो है जो ऑफ है। हो सकता है कि उसने ये सब सिर्फ हमें दिखाकर उलझाने के लिए किया हो, अकरम ने कहा। अब उसे भी अभिनव की बात में दम लगने लगा था। अभिनव ने कुछ नहीं कहा। वो पलटकर खिड़की की तरफ देखने लगा। तभी उसकी नजर नीचे सड़क पर पड़ी। एक गाड़ी AK प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस की तरफ बढ़ी चली आ रही थी। कुछ देर के बाद वो गाड़ी रुकी और अनन्या उसमें से बाहर निकल आई। अनन्या को देखकर अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। वो फिर से अकरम की तरफ पलटा और बोला, शायद वो हमें यह सोचने पर मजबूर करना चाहता है कि जासूस रानी है, लेकिन जासूस रानी नहीं है, कोई और है। और वो जो भी है मेरी नजर से ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएगा। रही बात नौकरी की, तो मैं चलता हूं बॉस, मुझे दूसरी कंपनी में नौकरी मिल गई है। जैसे ही वो बाहर आया तो इतने में कामिनी भागते हुए उसके पीछे से आई और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अभिनव देख पा रहा था कि उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। मुस्कान के पीछे की वजह समझने में अभिनव को ज्यादा देर नहीं लगी और उसने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कामिनी उसकी बात सुनकर जोर से हंसी और बोली, मुझे पता नहीं था कि मुझे ये खुशी इतने जल्दी नसीब हो जाएगी। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी आसानी से मेरा पीछा छोड़ दोगे। अभिनव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो भी बस कामिनी के साथ मुस्कुरा रहा था।
इतने में कामिनी उसके पास आई और बोली, लेकिन मुझे अभी भी एक बात समझ में नहीं आ रही है। तुमने उस दिन होटल में 5 लाख का बिल कैसे पे किया? तुम्हारी शक्ल देखकर लगता नहीं कि तुम्हारे पास इतने पैसे जिंदगी में कभी होंगे। इस बारे में मुझे किसी को भी सफाई देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो जरा भी नहीं, अभिनव ने कहा। कामिनी उसका जवाब सुनकर एकदम पीछे हटी और बोली, बिल्कुल, मैं कह भी नहीं रही कि तुम मुझे सफाई दो, क्योंकि मुझे तो इसका जवाब पहले से पता है। अनन्या सिंह, तुम नहीं चाहते ना कि लोगों को यह पता चले कि तुम्हारी शादी अनन्या से हुई है ना? वही तुम्हें खिला रही है, पिला रही है, कपड़े दिला रही है, तुम्हारा खर्चा उठा रही है। इनफैक्ट होटल का बिल भी तो तुमने उसी के पैसों से भरा था। अभिनव कामिनी की यह बात सुनकर अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाया। उसने कहा, क्या क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? अभिनव हंसते जा रहा था। उससे हंसता देख कामिनी भी मुस्कुराई और बोली, पीछे देखो, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देख रही हूं कि कोई मालिक अपनी नौकर का इंतजार कर रहा है। मालिक को ज्यादा इंतजार करवाना भी किसी बदतमीजी से कम नहीं होता है। इसलिए जाओ, वरना उस कंपनी से भी निकाल दिए जाओगे। इतना कहते ही कामिनी फिर से अंदर जाने लगी थी। सिर्फ कामिनी के मन में ही नहीं, सभी के मन में यही गलतफहमी थी कि अभिनव का सारा खर्च अनन्या उठाती है। पर अभिनव अपना सच जानता था, इसीलिए उसने कामिनी की बातों को अपने मन पर से झाड़ा और मुस्कुराते हुए अनन्या की तरफ बढ़ने लगा। हेलो, अभिनव ने अनन्या से कहा। अनन्या ने उसे 1 सेकंड के लिए देखा और फिर गाड़ी की चाबी उसकी तरफ उछाल दी। अभिनव ने उसे देखा, फिर चाबी को देखा और फिर से अनन्या को देखते हुए बोला, यह किस लिए? प्लीज ये एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल मत रखना कि मैं गाड़ी चलाकर तुम्हें घर ले जाऊंगी। ये काम पति करे तो ज्यादा ठीक है। वैसे भी पतियों को ये काम करने में बड़ा गुरूर महसूस होता है। जो पति ये काम नहीं करता वो पति होने के लायक ही नहीं होता है। इसलिए अब बताओ कि गाड़ी चला रहे हो या मैं अकेले ही घर चली जाऊं? अनन्या का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। सुबह के बाद अभिनव को लग रहा था कि वो शांत हो गई होगी, लेकिन वो अभी भी गर्म तवे की तरह जल रही थी। इससे पहले कि अभिनव आगे कुछ कह पाता, अनन्या पैसेंजर सीट पर आकर बैठ गई थी। अभिनव ने एक गहरी सांस ली और वो खुद भी ड्राइवर सीट पर जाकर बैठ गया था। उसे पक्का पता था कि अनन्या के सामने भी लोग अभिनव के बारे में बात कर रहे होंगे। उन लोगों को यह नहीं पता था कि अनन्या अभिनव की पत्नी है। ऐसे में वो जैसे ही गाड़ी में बैठा तो अनन्या ने उससे पूछा, अब तुमने इस बार क्या किया अकरम सर के साथ? क्यों निकाला उन्होंने तुम्हें नौकरी से? अभिनव महसूस कर रहा था कि अनन्या गुस्से में अंदर तक जल रही थी। इससे पहले कि अभिनव उसकी बात का जवाब देता, खुद अनन्या ने कहा, तुम्हें क्या लगा था वो हर बार तुम्हें फेवर करेंगे? तुम गलत पर गलत करते जाओगे और वो तुम्हें माफ करते जाएंगे। भूलो मत, तुम उनके दोस्त के नहीं, उनके ड्राइवर के बेटे हो। अनन्या के मुंह से यह सुनते ही अभिनव उसकी तरफ देखने लगा था। अनन्या ने उसे फिर से सामने देखने का इशारा किया। अभिनव ने जैसे ही सामने देखा तो इधर से अनन्या ने कहा, मुझे सच में तुम्हारी वजह से शर्म आ रही है, क्योंकि तुमने तो अपनी शर्म बेच दी है। कोई इतना केयरलेस कैसे हो सकता है कि एके प्राइवेट लिमिटेड की नौकरी छोड़ दे? तुम अकरम सर को इतना टेकन फॉर ग्रांटेड कैसे ले सकते हो? अभिनव से अब सुना नहीं जा रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, एक पति होने के नाते तुम्हारी रिस्पेक्ट को बचाने के लिए मैं जो बेस्ट कर सकता था मैंने वो किया, और तुम उल्टा मुझे ही सुना रही हो। सीरियसली? सुनाओ नहीं तो क्या शाबाशी दूं? मजाक चल रहा है यहां पर? अगर तुम्हें लग रहा है कि अब तुम जो करोगे वो मैं चुपचाप झेलती रहूंगी तो तुम गलत हो। याद रखना, मेरे पास अभी भी बहुत से लड़के हैं जो लाइन लगाकर खड़े हैं, जो तुमसे कई गुना ज्यादा कैपेबल हैं। अगर मैं किसी तरह से टाइम को रिवाइंड कर पाती तो उस रात मैं उस होटल में जाती ही नहीं, और अगर जाती भी तो सिंगल बेड वाला कमरा बुक करती। आई हेट डबल बेड्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। यह सुनते ही अभिनव ने फिर से अनन्या को देखा और बोला, जिंदगी मेरी भी बर्बाद हुई है। अच्छा,
कैसे हुई तुम्हारी जिंदगी बर्बाद, जरा बताना। तुम एक कमरे से निकलकर इतने बड़े बंगले में रहने लगे हो, ब्रेकफास्ट में चाय बिस्किट की जगह चीज टोस्ट खा रहे हो और कह रहे हो कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुमने ये सब किया ही इसलिए ताकि तुम ये सब पा सको। ओ प्लीज, पहली बात तो मुझे पता ही नहीं था कि मैंने क्या किया है, और जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी। आई वॉज ड्रंक। यह सुनते ही अनन्या अभिनव को देखने लगी थी। उसकी आंखों में फिर से वही गुस्सा जाग गया था जो थोड़ी देर के लिए सोया हुआ था। इससे पहले कि अभिनव आगे कुछ कहता, उसने चिल्लाते हुए कहा, सामने देखो। अभिनव ने सामने देखा तो पाया कि एक गाड़ी उसकी दिशा में बढ़ती चली आ रही थी। इससे पहले कि अभिनव अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाता, सामने वाले ने अपनी गाड़ी रोक दी। उस गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से एक लड़का बाहर निकल आया। यह लड़का और कोई नहीं बल्कि चिराग था। उसके चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान थी। उस मुस्कान के साथ वो अनन्या और अभिनव की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। अभिनव को समझ नहीं आ रहा था कि चिराग ने उन्हें इस तरह से रास्ते में क्यों रोका था। अब आगे क्या होने वाला था। चिराग अभिनव की गाड़ी की तरफ बढ़ता चला आ रहा था। इससे पहले कि अभिनव कुछ समझ पाता, अनन्या ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। ये देख अभिनव हैरान हो गया। उसने पूछा, तुम ये क्या कर रही हो अनन्या? इतने में अनन्या गाड़ी से नीचे उतरी और अभिनव की तरफ देखते हुए बोली, चिराग मुझे आज डेट पर लेके जा रहा है, इसलिए गुड बाय। दोनों शादीशुदा है और मुझे नहीं लगता कि शादी होने के बाद कोई लड़की किसी पराये आदमी के साथ डेट पर जाती है, और ऐसे अपने पति के सामने तो बिल्कुल नहीं। तुम मेरी बीवी हो। यह सुनते ही अनन्या को हंसी आ गई और उसने कहा, अच्छा मजाक कर लेते हो, लेकिन शादी तुमने मुझसे नहीं, मैंने तुमसे की है। मैं ससुराल नहीं गई, तुम ससुराल आए हो। जिसे तुम शादी समझ रहे हो वो एक तरह से तुम्हारे सिर पर एहसान है, इसलिए अपने आप को शुक्रगुजार मानो और मेरे मामले में टांग अड़ाना बंद करो। यह सब तुम कह क्या रही हो? शादी मैंने तुमसे की हो या तुमने मुझसे? आखिर में तो हम दोनों शादीशुदा ही हुए ना। देखो अभिनव, हमें दूसरे को धोखा नहीं देना चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन हमें खुद को भी धोखा नहीं देना चाहिए। इस शादी का कोई मतलब नहीं है, ये तुम भी जानते हो और मैं भी। वैसे भी मैंने तुम्हारे नाम की अंगूठी तो नहीं पहनी है। हाँ, तो मैं तुम्हें अंगूठी पहना देता हूं ना। कहो, तुम्हें कितनी अंगूठियां चाहिए? अभिनव ने कहा। यह सुनते ही अनन्या उसे देखने लगी और हंसते हुए बोली, अंगूठी पैसों से आती है तुम्हारे पास पैसे? नौकरी है? इससे पहले कि अभिनव उसकी इस बात का कोई जवाब दे पाता, चिराग अनन्या के पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, चले अनन्या, हमें देर हो रही है। चिराग के चेहरे पर एक छुपी मुस्कान देखकर अभिनव का दिल दुख रहा था। चिराग अभिनव को गुस्सा दिलाने में कोई कमी नहीं रख रहा था। जब अभिनव से रहा नहीं गया तो उसने कहा, पागल आदमी, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि ये मेरी बीवी है? चिराग ने यह सुन अभिनव को देखा और बोला, नहीं, ये तुम्हारी बीवी नहीं है। इसकी उंगली में कोई अंगूठी नहीं है और इसकी मां ने कहा है कि यह अपने लिए लड़का ढूंढ रही है। क्या? चिराग के मुंह से यह बात सुनते ही अभिनव तो हैरान हुआ ही, अनन्या उससे ज्यादा हैरान हो गई। उसने चिराग को देखा और बोली, मेरी मां ने तुम्हें यह कहा है कि मैं लड़के ढूंढ रही हूं? इतने में अभिनव ने बीच में आते हुए कहा, चिराग, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं, मेरी बीवी से दूर रहो। चिराग ने अभिनव की धमकी को तो इग्नोर किया, लेकिन अनन्या की तरफ देखते हुए बोला, अनन्या, तुम्हारी मां को तुम्हारी बहुत चिंता है। हर मां यही चाहती है कि उसके बच्चे के साथ कुछ भी बुरा ना हो। इसमें गलत क्या है? चिराग की बात सुन अनन्या का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और उसने हां में सिर हिला दिया। इसके बाद उसने अभिनव को देखा और बोली, तुम मेरी गाड़ी लेकर घर पहुंचो, मैं रात तक आ जाऊंगी। चलो चिराग। नहीं अनन्या, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। अगर तुम्हें अंगूठी चाहिए तो मैं तुम्हें लाकर दूंगा। अरे मैं तुम्हें अंगूठियों की पूरी फैक्ट्री। अभिनव जाती हुई अनन्या को रोकने के लिए ये सब कह रहा था, लेकिन अनन्या रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ देर के बाद जब अभिनव का गुस्सा ठंडा पड़ा तो वो भी घर जाने के लिए निकल पड़ा। उसे भूख तो बहुत लगी थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि शर्मिला उसे खाना खाने देगी या नहीं, इसलिए उसने पिज्जा ऑर्डर कर लिया था। जब अभिनव घर में दाखिल हुआ
तो उसने देखा कि शर्मिला लिविंग रूम में ही कुर्सी लगाकर बैठी थी। तो मैंने जो सुना वो सच है ना? अभिनव ने नजर उठाकर शर्मिला को देखा और बोला, क्या सच है? अभिनव को शर्मिला की बात समझ नहीं आ रही थी। शर्मिला ने कहा, यही कि अकरम ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है। यह सुनते ही अभिनव ने एक गहरी सांस ली। आज सारा परिवार उसकी जान लेने पर तुला हुआ था। अभिनव ने अपने आप को बचाने के लिए कहा, हाँ, उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन मैंने दूसरी कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया है। मुझे लगता है कि कल तक रिजल्ट आ जाएगा और जल्द ही मुझे नौकरी मिल जाएगी। यह सुनते ही शर्मिला कुड़ गई और बोली, तुम क्या मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? अकरम ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया और तुम्हें लगता है कि कोई और तुम्हें नौकरी दे देगा? ऐसे में वो अपनी जगह से उठा और सीधा अनन्या के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। जब शर्मिला ने उसे ऐसे बिना जवाब दिए जाते देखा तो वो चिल्लाते हुए बोली, बस यही आता है तुम्हें? भागना, भागो भागो और भागो। अगर एक दिन मैंने तुम्हें अपनी बेटी की जिंदगी से नहीं भगा दिया तो मेरा नाम भी शर्मिला नहीं। उधर जब अभिनव अनन्या के कमरे में था तब इधर अनन्या चिराग के साथ गुड़गांव के सबसे बड़े बार में शराब पी रही थी। ऐसा नहीं था कि उसे चिराग के साथ डेट पर आने में मजा आ रहा था। वो यहाँ अपनी माँ की वजह से आई थी और साथ ही उसे अभिनव पर गुस्सा भी आ रहा था। वो अभिनव जैसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहती थी। अगर दुनिया में अभिनव आखिरी मर्द होता तो भी अनन्या उससे शादी करने के बारे में कभी नहीं सोचती। पहले ही वो अभिनव से चिढ़ती थी और उसकी नौकरी चले जाने के बाद से तो अनन्या का अभिनव के प्रति गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया था। अब वो बस सही मौके की तलाश कर अभिनव से जल्द तलाक लेना चाहती थी। यही सब सोचते हुए अनन्या शराब पिए जा रही थी। अब उसे अपने बिस्तर, अपने घर की याद आ रही थी। वो पहले ही थकी हुई थी और ऊपर से चिराग भी उसे पका रहा था। चिराग ने अपना ग्लास नीचे रखते हुए कहा, मैंने तुम्हारी माँ से बात की। वो चाहती है कि हम दोनों एक दूसरे को डेट करें। इतना कहते ही चिराग अनन्या की आंखों में देखने लगा। अनन्या ने भी उसे एक सेकंड के लिए देखा और फिर अपनी नजर दूसरी तरफ घुमाते हुए बोली, तुम शायद भूल रहे हो, आई एम मैरिड। चिराग उसकी बात सुन धीरे से हंसा और बोला, मुझे मालूम है और ये बात तुम्हारी माँ भी जानती है, लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि अभिनव कौन है। वो एक बेकार, सड़क छाप और आवारा लड़का है। उसकी वैल्यू एक डस्टबिन से ज्यादा नहीं है। सबको पता है तुम उससे दूर जाना चाहती हो और इस चीज में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। चिराग के चेहरे पर मुस्कान थी। अनन्या ने एक पल के लिए उस मुस्कान को देखा और उसके बाद फिर से अपनी नजर फेर ली। यह सच था कि वो अभिनव को नहीं चाहती थी, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं था कि वो चिराग को चाहती थी। वो बस अकेले रहना चाहती थी और अपनी जिंदगी का मजा लेना चाहती थी। इसलिए अनन्या ने कहा, चिराग, मुझे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं शादीशुदा भी हूं, एटलीस्ट फॉर नाउ। तो जब तक मैं शादीशुदा हूं तब तक मैं किसी के साथ चीटिंग नहीं कर सकती हूं। यह सुन चिराग ने एक गहरी सांस ली और बोला, आई लाइक यू अ लॉट अनन्या, और ये तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। तुम्हें पता है कि शहर की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक को मैं चलाता हूं। मैंने तुम्हारे बिजनेस में भी इतना इन्वेस्टमेंट इसलिए किया था बिकॉज आई लाइक यू, और मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूं। मेरे पास और एक कंपनी है, हम दोनों मिलकर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, जैसे तुम्हारी और मेरी, हम दोनों की कंपनी को फायदा होगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर तुम्हें अपनी लाइफ में ऐसे इंसान की जरूरत है जो तुम्हारे पैशन को समझे और उसे आगे बढ़ाने में मदद करे, और अभिनव जैसा अनाथ तो वैसा इंसान बिल्कुल भी नहीं है। चिराग इतना कहते ही अपनी बात पर हंसने लगा था। वो जिस तरह से अभिनव की इंसल्ट कर रहा था वो अनन्या को जरा भी पसंद नहीं आ रहा था। इसलिए अनन्या ने कहा, प्लीज थोड़ा ठीक से बात करो, उसने अपने पेरेंट्स को खोया है, तुम्हें उसके बारे में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। चिराग ने यह सुनकर एक गहरी सांस ली और बोला, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस लड़के से ज्यादा होप रखनी चाहिए, वो तो ठीक से स्ट्रगल भी नहीं कर सकता। अनन्या अब चिराग की और बकवास नहीं सुन सकती थी। ऐसे में उसने अपनी ड्रिंक खत्म की और अपनी जगह से खड़ी होकर बोली, काफी लेट हो गया है, मुझे चलना चाहिए। अनन्या, तुम्हें पता है ना हमारा कॉन्ट्रैक्ट इसी महीने एक्सपायर होने वाला है
और हमें डील आगे बढ़ाने के लिए अगला कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, चिराग ने अनन्या को याद दिलाते हुए कहा। उसकी ये बात सुनते ही अनन्या के दिल की धड़कन रुक गई थी। उसे लग रहा था कि चिराग उसे दूसरे शब्दों में धमकी दे रहा है। बिना चिराग के अनन्या की कंपनी सरवाइव नहीं कर सकती थी, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती थी कि चिराग इस बात का गलत फायदा उठाए। इसीलिए उसने कहा, चिराग, मुझे लगता है कि हमें पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर्स को अलग अलग रखना चाहिए। यह हम दोनों के लिए बेहतर होगा। अनन्या की बात सुन चिराग मुस्कुराया। उसने अपनी ड्रिंक खत्म की और अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोला, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। इतनी रात को कैब से घर जाना गुड़गांव में सेफ नहीं है। यह सुनते ही अनन्या ने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी चिराग की बातें घूम रही थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या चिराग अनन्या के साथ साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता? क्या अपनी कंपनी को बचाने के लिए अनन्या अभिनव को डिवोर्स दे देगी? कुछ देर के बाद चिराग की गाड़ी अनन्या के घर के बाहर पहुंच चुकी थी। जैसे ही अनन्या दरवाजा खोलकर बाहर निकलने ही वाली थी कि इतने में चिराग ने कहा, भूलना मत कि कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ में अनन्या, और तुम्हारे डिसीजन का उस पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। इसलिए जो भी फैसला करो सोच समझ कर करना। अनन्या का मन तो कर रहा था कि वो चिराग से इस बारे में बहस करे, लेकिन वो जानती थी कि लगाम चिराग के हाथ में थी। इसलिए उसने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया और नीचे उतर गई। बगीचे से घर के दरवाजे तक जाने में अनन्या कई बातें सोच चुकी थी। वो चिराग से शादी तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपनी कंपनी को बचाने के लिए उसकी जिंदगी में यह नौबत भी आ सकती थी। उसे लग रहा था कि वो कुएं से निकलकर खाई में गिरने जा रही थी। इससे पहले कि अनन्या अपने घर का दरवाजा खुलवाने के लिए घंटी बजाती, अचानक से दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजे की उस तरफ अभिनव खड़ा था। अभिनव को यूं अचानक अपने सामने देख अनन्या की दिल की धड़कन बढ़ गई। जब उसने अभिनव के चेहरे को देखा तो पहली बार उसे ऐसा लगा कि अभिनव काफी हैंडसम है। भले ही वो गरीब था, लेकिन ये बात कोई उसका चेहरा देखकर नहीं कह सकता था। अनन्या ने अभिनव से कड़क आवाज में पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? उसे उम्मीद नहीं थी कि वो अभिनव को दरवाजे पर इस तरह से पाएगी। तुम कहां से आ रही हो और क्या किया तुमने? चिराग कहाँ है? जैसे ही अनन्या अपने कमरे में जाने वाली थी कि इतने में अभिनव ने उसे रोका और बोला, तुम्हें अंगूठी चाहिए ना? ठीक है, तुम्हें जो अंगूठी चाहिए मैं ला कर दूंगा, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि उसके बाद तुम किसी भी लड़के से डेटिंग के लिए नहीं मिलोगी। उस चिराग से तो बिल्कुल भी नहीं। यह सुनते ही अनन्या, जो कि कमरे में दाखिल होने वाली थी, उसने पलटकर अभिनव को देखा और देखते ही देखते उसके चेहरे पर हंसी आ गई। अभिनव अभी भी गंभीर चेहरे के साथ उसके सामने खड़ा था। अनन्या ने कहा, सीरियसली? मान लो कि अगर मैं कहूं कि मुझे डायमंड रिंग चाहिए तो तुम कैसे लाकर दोगे मुझे डायमंड रिंग? चोरी करोगे? कैसी बातें कर रही हो अनन्या? मैं तुम्हें चोर नजर आता हूं? तुम और तुम्हारी फैमिली मुझे जितना निकम्मा समझती है ना, मैं उतना निकम्मा हूं नहीं। अभिनव ने अनन्या की बात के जवाब में कहा। यह सुनते ही अनन्या जोर जोर से हंसने लगी। इतने भारी और स्ट्रेसफुल दिन के बाद अनन्या को इस तरह से खुलकर हंसने में काफी मजा आ रहा था। उसने हंसते हुए ही अभिनव से कहा, तुम बड़े मजाकिया हो अभिनव, लेकिन ये मत समझ लेना कि तुम हंसा हंसा कर मेरा दिल जीत लोगे। मैं अपना फैसला ले चुकी हूं और उस फैसले को तुम्हारा कोई जोक बदल नहीं सकता है। मैं ये मानती हूं कि तुम नाकारा हो, निकम्मे हो, और इसलिए मैं तुम्हें तलाक देना चाहती हूं। इस बारे में कल सुबह मैं पापा से भी बात करने वाली हूं। तुम एक चीज भूल रही हो, तुम तब तक मुझे तलाक नहीं दे सकती जब तक मैं ना चाहूं। मैं तुम्हें तलाक देकर रहूंगी और वो दिन भी जल्दी आएगा, बहुत जल्दी। अनन्या ने इतना कहा और अपने कमरे के अंदर जाने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो कमरे में दाखिल होती, इतने में वो फिर से पलटी और बोली, अरे हां, एक और चीज, आज तुम इस कमरे में नहीं सोने वाले हो। अगर तुम्हें सोना ही है तो जाकर नौकरों वाले कमरे में सो जाओ। इतना कहते ही अनन्या ने कमरे का दरवाजा बंद किया और अंदर चली गई। अभिनव फिर से अनन्या के कमरे के बाहर बेसहारा सा खड़ा रह गया था। इस वक्त उसे मोंटी की सबसे ज्यादा याद आ रही थी। वो चाहता था कि जल्द से जल्द मोंटी वापस आए, अभिनव उससे बदला ले
फिर उस जासूस को पकड़कर बेनकाब करे और अपने पिता की गद्दी पर शान से बैठ जाए। तब उसे अनन्या और उसके कमरे की कभी जरूरत नहीं पड़ने वाली थी। जो लोग उसकी बेइज्जती करते थे, उसे गरीब कहते थे, अभिनव उन सभी को दिखाना चाहता था कि वो लोग अभिनव को नहीं, टाइगर को गाली दे रहे थे। नहीं, अगर मुझे लोगों को बताना पड़े कि मैं टाइगर हूं और तब वो मेरी इज्जत करे, ये अच्छा नहीं है। इन लोगों की इज्जत तो मैं कमाऊंगा, और वो भी इन्हें बिना बताए कि मैं कौन हूं। अभिनव ने अपने आप से कहा और एक गहरी सांस लेकर नौकरों के कमरों की तरफ बढ़ने लगा। जब वो कमरे में दाखिल होने ही वाला था कि तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। ये मैसेज प्रोटॉन पब्लिसिटी नाम की एक कंपनी की तरफ से अभिनव को आया था। वो अभिनव को अपनी कंपनी में नौकरी पर रखना चाहते थे। अभिनव ने इस कंपनी का बहुत नाम सुना था, लेकिन जब उसे पता चला कि ये कंपनी उसी की है तो उसके होश उड़ गए। उसने सपनों में भी नहीं सोचा था कि वो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हो सकता है। अगले दिन सुबह अभिनव तैयार हुआ और सीधा प्रोटॉन पब्लिसिटी कंपनी के ऑफिस पहुंच गया। उस कंपनी की बिल्डिंग अभिनव की उम्मीद से भी ज्यादा बड़ी थी। बिल्डिंग देखकर अभिनव की नजर में अपने पिता की इज्जत और ज्यादा बढ़ गई थी। वो इस वक्त बता नहीं सकता था कि अंदर से उसे कैसा महसूस हो रहा था। अभिनव दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ और कॉरिडोर में चलने लगा। उसकी नजर अभी भी बिल्डिंग पर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जहां पर काफी सारे लोग काम कर रहे थे। हाय, अभिनव ने इस बीच एक लड़की से कहा जो अपने फोन पर किसी से बात कर रही थी। उस लड़की ने अभिनव को 1 सेकंड के लिए रुकने को कहा। अभिनव वही खड़ा हो गया था। जैसे उस लड़की की बात खत्म हुई तो उसने अभिनव से पूछा, जी, हाउ मे आई हेल्प यू? जी, मेरा नाम अभिनव गढ़। इससे पहले कि अभिनव अपना असली नाम बताता, उसे अपनी आंखों के सामने वो ऑफर लेटर नजर आने लगा था जो उसे कल रात मिला था। उसमें अकरम ने अभिनव का सरनेम गढ़वाल से बदलकर शर्मा कर दिया था ताकि किसी को अभिनव पर शक ना हो। ऐसे में अभिनव ने अपनी गलती सुधारी और उस लड़की से बोला, जी, मेरा नाम अभिनव शर्मा है और मैं यहाँ। इससे पहले कि अभिनव अपनी बात पूरी कर पाता, उस लड़की ने अभिनव की बात बीच में काटी और बोली, अच्छा, तो तुम ही हो अभिनव शर्मा, न्यू ज्वाइनी, वो सेक्रेटरी वाले पोस्ट के लिए? हाँ जी, वो मैं ही हूं। अभिनव ने मुस्कुराते हुए उस लड़की की बात का जवाब दिया। उस लड़की ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, ठीक है, आप वहां से लिफ्ट ले लीजिए फॉर 10th फ्लोर। फिर लिफ्ट से बाहर निकलते ही राइट हैंड साइड पर पहला ऑफिस आप ही का है। यहाँ जितने भी सेक्रेटरीज काम करते हैं उनका ओवरऑल हेड आपको वहीं पर मिलेगा। अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और उस लड़की को थैंक यू बोलकर लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगा। जब वो लिफ्ट की तरफ जा रहा था तो वहां काम करने वाले बाकी लोग उसे घूरते हुए देख रहे थे। अभिनव को समझ नहीं आ रहा था कि सारे लोग उसे इस तरह से घूर क्यों रहे हैं। कुछ देर के बाद जब लिफ्ट का दरवाजा खुला तो अभिनव 10वें माले पर पहुंच चुका था। जब वो लिफ्ट से बाहर आया तो इधर उधर देखने लगा तो उसने पाया कि एक भी आदमी कॉरिडोर में नहीं था। अभिनव को लगा कि क्योंकि इस फ्लोर पर सभी बड़े लोग बैठते हैं, शायद इस वजह से सब अपने अपने कामों में बिजी होंगे। अभिनव अपने राइट हैंड साइड पर बने कैबिन की तरफ बढ़ने लगा था। उसने कैबिन का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसे अंदर से कोई जवाब सुनाई नहीं दिया। उसने इस बार और जोर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से फिर से कोई जवाब नहीं आया। ये देख अभिनव हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अंदर चल क्या रहा है। आखिर में जब दरवाजा नहीं खुला तो अभिनव ने खुद ही दरवाजा खोलने की ठानी और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और सामने जो चल रहा था वो देखा तो उसकी आंखों की पुतलियां जमीन पर गिर पड़ी। अंदर बहुत जोर से म्यूजिक बजने की आवाज सुनाई दे रही थी। रूम के साउंड प्रूफ होने की वजह से अंदर की आवाज बाहर नहीं आ रही थी। वो एक बड़ा सा हॉल था जिसमें ज्यादातर जगहों पर अंधेरा था और कहीं कहीं पर रंग बिरंगी लाइट्स लगी हुई थी। हर तरफ शराब की बोतल्स और खाने की चीजें बिखरी पड़ी थी और अंदर मौजूद लड़के लड़कियां उस तेज म्यूजिक पर सब कुछ भूलकर नाचते जा रहे थे। अभिनव को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने फिर से दरवाजे के बाहर झांक कर देखा। वो ये देखना चाहता था कि वो किसी कंपनी में था या फिर क्लब में। आखिर में उसने दरवाजा बंद किया
और अंदर दाखिल हो गया। अभिनव अंदर आ गया। इस बात की किसी को भी भनक नहीं लगी। अभिनव को समझ नहीं आ रहा था कि उन लोगों ने उसके पापा की कंपनी को क्लब क्यों बना दिया। अभिनव इधर उधर देखने लगा। वो सबसे पहले इस म्यूजिक को बंद करा देना चाहता था। कुछ देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार उसे वो प्लग मिल ही गया जिसमें स्पीकर कनेक्टेड था। अभिनव इन लोगों को सबक सिखाना चाहता था। ऐसे में वो प्लग के पास गया और उसे खींच दिया। जैसे ही म्यूजिक बंद हुआ तो सब लोग जैसे फिर से होश में आ गए। सभी के पैर रुक गए और एक आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, अबे किसने बंद किया म्यूजिक? कौन है तू और अंदर कैसे आया? अभिनव ने उसे ध्यान से देखा और वो उसे पहचान गया। अभिनव ने बड़े प्यार से उस लड़के से पूछा, पहले आप बताइए कि आप कौन हैं? अभिनव का यह सवाल सुन वो लड़का गुस्से भरी नजरों से उसे देखने लगा। जब अभिनव ने उस लड़के से उसकी पहचान के बारे में पूछा तो पहले तो वो लड़का उसे गुस्से में देखने लगा, लेकिन अगले ही पल उसके होठों पर मुस्कान आ गई। आखिर में उसकी मुस्कान हंसी में बदल गई और उसने कहा, भाई तुझे ज्यादा चढ़ गई है क्या? तुझे पता भी है तू किससे क्या सवाल पूछ रहा है? अभिनव भी उसे देख मुस्कुराया और बोला, हाँ मुझे पता है मैं क्या पूछ रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं इस वक्त किससे बात कर रहा हूं और ये तो मुझे जरा भी समझ नहीं आ रहा कि मैं कहां खड़ा होकर बात कर रहा हूं। जब मैं अंदर घुसा तो ये एक कंपनी लग रही थी, लेकिन अब ये लग रहा है क्लब। अभिनव उस लड़के को छेड़ने की कोशिश कर रहा था और वो लड़का भी अच्छे से इस बात को समझ रहा था। ऐसे में वो लड़का अभिनव के पास आया और उसका कॉलर पकड़ते हुए बोला, मंजीत नाम है मेरा और यहां किसी की औकात नहीं है कि वो मंजीत से ऐसी बात करे। अभिनव ने एक पल के लिए मंजीत को देखा और बोला, ओ तो हेड ऑफ द सेक्रेटरीज आप ही हैं मंजीत जी? जैसे ही पीछे खड़े लोगों ने अभिनव का सवाल सुना तो वो सभी जोर से हंसने लगे। खुद मंजीत ने भी अभिनव का कॉलर छोड़ा और वो भी उनके साथ मिलकर हंसने लगा। तभी पीछे से एक लड़की ने कहा, मुझे लगता है कि ये कोई न्यू ज्वाइनी है। अभिनव ये सुनकर उस लड़की को घूरते हुए देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बार बार उसे ये सवाल क्यों किया जा रहा था कि वो न्यू ज्वाइनी है या नहीं। तभी एक आदमी ने कहा, हाँ ये भी इसी तालाब की एक मछली है, और उसने एक शैंपेन की बोतल खोल ली। इसके बाद उस लड़की ने कुर्सी खींची और उस पर बैठकर बोला, मेरा तो ये आज का लास्ट है। तभी पीछे से एक और लड़की ने कहा, एक लास्ट मेरा भी बना दे। मैं तो ये वाइन पीऊंगा। इतने में एक लड़की ने वाइन की बोतल देखते हुए कहा और उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो उसे उठाने वाला था कि इतने में वो बोतल उसके हाथ से छूटी और नीचे गिरकर टूट गई। सब लोगों के मुंह से एक साथ निकला, अभिनव को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वहां चल क्या रहा है। ऐसे में उसने कहा, ये सब क्या हो रहा है और हेड ऑफ द सेक्रेटरीज कौन है? तुम्हें जानना है? इतने में अभिनव को अपने सवाल के जवाब में एक लड़की की मीठी सी आवाज सुनाई दी। अभिनव ने पलटकर देखा तो पाया कि एक सुंदर सी लड़की उसके सामने खड़ी थी। ये और कोई नहीं बल्कि वही लड़की थी जो मंजीत के साथ टेबल पर थी। अभिनव ने उसे देखते ही उससे नजरें फेर ली, लेकिन उसे उस लड़की से घिन आ रही थी। लेकिन उस लड़की ने अभिनव से कहा, ये तो तुम जानते ही हो कि ये मंजीत है, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि ये हेड ऑफ द सेक्रेटरी से भी ऊपर है। अगर तुम्हें अपनी जॉब से पहले दिन फायर नहीं होना है तो ये जैसा बोले तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। इतने में मंजीत आगे आया और ताली बजाते हुए बोला, चलो गाइस, पार्टी इज ओवर और इस जगह की सफाई का काम मैं हमारे न्यू ज्वाइनी को हैंड ओवर करना चाहूंगा, ताकि हम कल फिर से एक साफ सुथरी जगह पर पार्टी कर सके। अभिनव ने मंजीत की आंखों में देखा और बोला, ठीक है, लेकिन जब तक मैं सफाई करके फ्री ना होऊंगा तब तक क्या आप सभी लोग ऑफिस में ही मिलोगे?
नहीं, हमें अभी एक और पार्टी में जाना है। एक लड़की ने पीछे से कहा और जोर से हंसने लगा। उसके साथ बाकी लोग भी हंसते जा रहे थे। अभिनव ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया और बोला, तो फिर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं जरा दरवाजे से सफाई शुरू करता हूं। इतना कहते ही अभिनव तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। इस बीच सभी लोग आपस में बात कर रहे थे और किसी का ध्यान इस बात पर नहीं था कि अभिनव क्या कर रहा था। उधर अभिनव दरवाजे के पास आया और उसने दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद उसने चाबी निकालकर अपनी जेब में डाली और फिर से उन लोगों की तरफ देखने लगा। इस बार ताली बजाने की बारी अभिनव की थी। अभिनव ने ताली बजाई और बोला, सो गाइस, अगर फन हो गया हो तो अब थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली जाए। इतना कहते ही अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। एक लड़की ने उसे गुस्से में घूरते हुए देखा और बोली, क्या बकवास कर रहे हो? अभिनव ने मंजीत को देखा तो पाया कि वह अब किसी दूसरी लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। उसने तो अभिनव की बात तक नहीं सुनी थी। अभिनव मंजीत के पास आया और जैसे ही मंजीत उस लड़की के कंधे पर अपना हाथ रखने वाला था, अभिनव ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। लड़कियों की इज्जत करना सीखो सर, अभिनव ने ताना मारते हुए कहा और मंजीत का हाथ कसकर मरोड़ दिया। सारे लोग भागते हुए अभिनव की तरफ बढ़ने लगे। अभिनव ने मंजीत की गर्दन पर वार किया और मंजीत नीचे गिर गया। अभिनव के वार के बाद मंजीत को सांस लेने में भी बड़ी दिक्कत हो रही थी। जब बाकी लोग अभिनव पर हमला करने वाले थे तो वहां खड़ी लड़कियां अपने आप 2 कदम पीछे हट गई। अभिनव ने एक लड़के के पेट में लात मारी और दूसरे का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचकर उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। एक के बाद एक वो उन लड़कों को पीटता जा रहा था। कुछ देर के बाद उन सभी लड़कों की हालत खराब हो गई थी। अभिनव ने उनके शराब का नशा तो उतार ही दिया था, पर फिर भी वो लोग जमीन पर पड़े हुए थे। ये देख बाकी लड़कियों को भी भले ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन बस उस एक लड़की के दिल को सुकून मिल रहा था जिसके साथ मंजीत ने जबरदस्ती की थी। जब अभिनव नहीं थका और उसने मंजीत पर हाथ उठाने की कोशिश की तो इतने में मंजीत ने घबराकर हाथ जोड़ लिए और अभिनव के सामने गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा, माफ कर दो भाई, प्लीज माफ कर दो। ना तो ये हेड ऑफ सेक्रेटरीज का ऑफिस है और ना ही मैं हेड ऑफ सेक्रेटरी से ऊपर हूँ। हम तो बस तुम्हारी टांग खींच रहे थे, जैसे हर न्यू ज्वाइनर की खींचते हैं। मंजीत के मुंह से ये बात सुनते ही अभिनव ने अपना मुक्का रोक लिया और जोर जोर से हंसने लगा। तब तक मंजीत अपने बाकी लड़कों की मदद से खड़ा हुआ और अभिनव की तरफ देखते हुए बोला, तुम कौन हो? मंजीत अभिनव को बहुत ध्यान से देख रहा था। अभिनव भी मुस्कुराया और बोला, मैं हूं तुम्हारा काल। खैर छोड़ो, आज के लिए इतना डोज काफी था। अब तुम और तुम्हारे ये सब चंगू मंगू मिलकर इस जगह को साफ करो, मुझे हेड ऑफ सेक्रेटरी से मिलने जाना है। अभिनव की ये बात सुनते ही लड़के बिदक गए। अभिनव उनके चेहरे पर चिढ़ साफ देख पा रहा था। ऐसे में उसने कहा, क्या हुआ, तुम्हें यह सब साफ नहीं करना है? हाँ, करना है। किसने कहा नहीं करना है? बिल्कुल करना है। अगर आपको और कुछ करवाना हो तो हमें वो भी बता दीजिए। इतने में मंजीत ने कहा। अभिनव ने मंजीत को देखा और एक गहरी सांस लेते हुए बोला, इस हॉल में जो कुछ हुआ वो इस हॉल तक ही रहना चाहिए, बाहर किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अगर कोई पूछे तो कहना कि तुमने मेरे साथ भी वही ट्रीटमेंट किया था जो तुम बाकी नए लोगों के साथ करते हो। जैसा आप कहे भाई, मंजीत ने कहा। अभिनव उसे देख मुस्कुराया और बोला, अब कोई बताएगा कि हेड ऑफ सेक्रेटरीज का? इससे पहले कि अभिनव अपनी बात पूरी कर पाता, मंजीत ने बीच में कहा, 5th फ्लोर पर है भाई, लिफ्ट से निकलते ही लेफ्ट। उधर अभिनव भी उन लोगों को छोड़कर फिर से लिफ्ट में आ गया था। वो 5वें माले पर उतरा और इस बार सीधा हेड ऑफ सेक्रेटरीज के ऑफिस में पहुंच गया। उसने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक मीठी सी आवाज आई, कमीन। अभिनव ने दरवाजा खोला और अंदर आ गया। उसने देखा कि यह हॉल पिछले हॉल से भी ज्यादा स्पेशियस
और दिखने में भी काफी सुंदर था। इतने में टेबल की उस तरफ से बैठी एक लड़की ने पूछा, हाउ मे आई हेल्प यू? अभिनव ने जैसे उस लड़की को देखा तो उसे पहचान गया। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी सेक्रेटरी रानी थी। ये वही लड़की थी जो उस दिन होटल में दिक्पाल से मिली थी। अभिनव एक कदम उसकी तरफ बढ़ा और बोला, जी मैं अभिनव शर्मा, मैं अकरम सर की कंपनी से यहाँ ट्रांसफर होकर आया हूं। मुझे यहाँ सेक्रेटरी की पोजीशन ऑफर हुई है। रानी ने हाँ में सिर हिलाया और फिर अपनी टेबल पर रखा फोन उठाकर किसी को फोन मिलाते हुए बोली, हेलो जसप्रीत, कम टू माय कैबिन। इतना कहते ही रानी ने फोन रखा और अभिनव को देखते हुए बोली, जसप्रीत तुम्हें तुम्हारे काम के बारे में भी समझा देगा और तुम्हें तुम्हारी कंपनी के ऑफिस ले जाएगा, डेस्क पर। लेकिन मैं तो यहाँ इस कंपनी में सेक्रेटरी की पोस्ट पर काम करने आया हूं, फिर वो मुझे कहीं और क्यों ले जाएंगे? अभिनव ने तुरंत कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे डेस्क पर क्यों भेजा जा रहा था। इतने में रानी ने कहा, हाँ आई नो, लेकिन अभी कंपनी के पास काम कम और सेक्रेटरी ज्यादा है, इसलिए मैं तुम्हें सेक्रेटरी तो नहीं रख सकती, पर हाँ हमारी ही एक सिस्टर कंपनी है जिसमें एक मैनेजर की जरूरत है, तुम वहां पोस्ट हो सकते हो। उधर जब अभिनव हैरान था तब इधर दिक्पाल भी अपने होटल के पर्सनल सूट में बैठा हुआ था। मैंने कहा था मुझे फोटोग्राफ चाहिए। सर हम लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन पूरे गुड़गांव में किसी को नहीं पता कि टाइगर दिखता कैसा है। उसके कमरे का दरवाजा खुला। सामने ईशांत खड़ा था। ईशांत वही लड़का था जिसने अनन्या को छेड़ने की कोशिश की थी और बाद में अभिनव से मार खाई थी। उसके हाथ में एक फोटोग्राफ था। ईशांत ने वो फोटो तुरंत दिक्पाल को थमा दिया था। जैसे दिक्पाल ने उस तस्वीर को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसने अपना चश्मा उतार दिया था। दिक्पाल ने पहले घूरकर अभिनव की उस फोटो को देखा और फिर अपनी नजरें ऊपर करके ईशांत को घूरना शुरू कर दिया। इस फोटो में इसका पूरा चेहरा क्यों नहीं दिख रहा है ईशांत? दिक्पाल की आवाज कपकपा रही थी। भले ही अभिनव का चेहरा अंधेरे की वजह से पूरा नहीं दिख रहा था, लेकिन गाड़ी के हेडलैम्प की लाल लाइट उसकी साइड प्रोफाइल से टकराकर उसके गुस्से को दर्शाने के लिए काफी थी। सर वो रात का टाइम था ना, इसलिए। ईशांत की बेबुनियाद सफाई सुनते ही दिक्पाल के तेवर और भी कड़क हो गए। तेरे मोबाइल में टॉर्च नहीं है या उससे जाकर दिन में नहीं मिल सकता था तू? दिक्पाल का गुस्सा पूरे कमरे में गूंज उठा, जिसके साथ ही सामने खड़ा ईशांत कांपते हुए गिड़गिड़ाने लगा। सर सॉरी सर, अगली बार ऐसा नहीं होगा सर। शट अप एंड गेट आउट। जब तक मैं ना बुलाऊं अंदर मत आना। सिर झुकाकर ईशांत तुरंत ही होटल के उस कमरे से बाहर निकल आया। इसी वक्त दिक्पाल ने भी अपना पसीना पोंछते हुए सिगार जला ली। मतलब वो सच में आ गया है टाइगर। दूसरी ओर इसी टाइगर यानी अभिनव का चेहरा लटका हुआ था, क्योंकि उसे अपनी मनचाही नौकरी नहीं मिल रही थी। क्या प्रोटॉन में ही और कोई पोजीशन खाली नहीं है मैम? सॉरी मिस्टर शर्मा, लेकिन आपकी स्किल सेट के लिए फिलहाल प्रोटॉन में कोई पोजीशन खाली नहीं है। आपके पास अभी सिर्फ इमेजिंग सिक्योरिटीज का ही ऑप्शन है। अदरवाइज आप घर जा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी लाइन में काफी लोग लगे हुए हैं। रानी की बातों से अभिनव अंदर ही अंदर काफी गुस्सा हुए जा रहा था। एक पल के लिए तो उसने सोचा कि वो अपनी टाइगर वाली आइडेंटिटी दिखाकर तुरंत ही रानी को कंपनी से फायर कर दे, लेकिन फिलहाल समय ठंडे दिमाग से काम लेने का था। इसी ठंडे दिमाग से अभिनव ने सोचा कि रानी पर नजर दूसरी कंपनी से भी रखी जा सकती थी, लेकिन अगर उसे फिलहाल कोई जॉब नहीं मिलती तो कुछ हो भी नहीं पाता। ठीक है, आई एक्सेप्ट द ऑफर। गुड। वैसे भी मैनेजर की पोजीशन तो काफी अच्छी होती है, रानी ने मुस्कुराते हुए कहा और जसप्रीत को उसे ले जाने का इशारा किया। अपनी नई कंपनी यानी इमेजिंग सिक्योरिटीज पहुंचते ही अभिनव को पता चला कि वो असल में काफी छोटी कंपनी थी। उसे फिर इस बात का भी एहसास हुआ कि रानी ने उसे सीधा मैनेजर की पोस्ट इसलिए दे दी थी क्योंकि छोटी मोटी कंपनी का मैनेजर होना कोई बड़ी बात नहीं थी। लिसन एवरीवन, मिस्टर अभिनव गढ़वाल ने ये कंपनी ज्वाइन कर ली है और यही तुम्हारे नए मैनेजर है।
जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, बिजनेस से रिलेटेड सारी चीजें इन्हें ही रिपोर्ट करना। गॉट इट? जसप्रीत ने इमेजिंग सिक्योरिटीज के सारे एम्प्लॉयज को एक साथ इकट्ठा करते हुए कहा, जिनकी तादाद मुश्किल से 50 भी नहीं थी। यस सर। सभी एम्प्लॉयज की आवाज गूंज उठी। अभिनव को भी महसूस हुआ कि अब उसे कुछ कहना चाहिए था। हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी। मैं प्रॉमिस करता हूं, एक साथ मिलकर हम इस कंपनी को इंडस्ट्री में सबसे टॉप पर लेकर जाएंगे। अभिनव ने जिस कॉन्फिडेंस से यह बात कही, उससे पूरे ऑफिस में तालियां गूंज उठी थी। हालांकि इस तरह का मोटिवेशन हर नया मैनेजर देकर जाता था, लेकिन कंपनी के स्टाफ को आज तक किसी में भी अभिनव जैसा जुनून महसूस नहीं हुआ था। वेरी नाइस, कीप इट अप। नाउ कोई प्लीज मिस्टर शर्मा को उनके कैबिन तक लेकर जाओ। मिस्टर शर्मा, मैं अब प्रोटॉन के लिए वापस निकलता हूं। नाइस टू मीट यू। जसप्रीत हाथ मिलाकर वहां से चला गया। अभिनव उसे जाते देख ही रहा था कि उसे पीछे से एक प्रोफेशनल लेकिन मीठी आवाज सुनाई दी। सर, क्या अब हम मैनेजर के कैबिन में चले? अभिनव ने पलटकर देखा तो पीछे एक छोटे कद की जवान लड़की पैंट शर्ट पहने खड़ी थी। उसके आईडी कार्ड पर नाम लतिका लिखा था। हाँ चलो। लतिका को फॉलो करते हुए अभिनव अपने कैबिन की ओर चला गया। वही सभी एम्प्लॉइज अपने अपनी डेस्क पर वापस बैठ गए। नए मैनेजर के आने से सभी के चेहरे पर थोड़ी चमक थी, सिवाय कुछ लोगों के। अपने कैबिन में पहुंचते ही अभिनव ने देखा कि वो काफी छोटा था और उसमें आधी जगह तो उसके डेस्क ने ही ले रखी थी। अपनी चेयर पर बैठते ही उसका फोन बजने लगा। स्क्रीन पर नाम अलायना का था। ठीक है लतिका, तुम अब जा सकती हो। थैंक यू। लतिका के जाते ही अभिनव ने फोन उठा लिया। हेलो नंदिता। कॉल की दूसरी साइड अलायना हंस पड़ी। तुम्हारे मुंह से अपना पुराना नाम सुनकर मुझे पता नहीं क्यों काफी अच्छा फील होता है। एनीवेज, आज शाम फ्री हो? कुछ डिस्कस करना था। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।